अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर, इनकी केमिकल कंपोजिशन और उनके फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। और तीनों टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो सेल मेम्ब्रेन वाला है, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और साइटोप्लाज्म के फंक्शंस, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप ज़रूर क्लियर कर लेना। तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाके आप उनको क्लियर कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मज़ीद एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर डिपेंड करता है कि इसका कहाँ कहाँ पे इसके फंक्शंस ज़्यादा हैं, उस लिहाज से इसके जो तादाद हैं वहाँ पे भी कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। एनिमल्स के अंदर अंदर अगर हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनकी तादाद ज़्यादा होती है। बाज़ जो है उनमें ऑर्गन्स के अंदर इनकी तादाद कम होती है। डिपेंड करता है इनका फंक्शंस जो है उस ऑर्गन के अंदर कितना है। तो इनकी स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को हम देखते हैं। इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये इसके नाम से ही जाहिर है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक मींस इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म या इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म भी आप कह सकते हैं। दूसरा रेटिकुलम मींस नेटवर्क, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क। क्या मतलब इसका? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए इसको कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे जितना भी पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन तक जो सारा पोर्शन है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर चैनल्स की एक नेटवर्क बिल्कुल न्यूक्लियर इन्वेलप से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक बाज़ सेल्स के अंदर ये एक बिल्कुल नेटवर्क फैली हुई होती है, एक चैनल्स की नेटवर्क फैली हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एक चैनल है, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, इस तरीके से बहुत सारे चैनल्स हैं और वो आपस में लिंक्ड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेपरेट नहीं है, ये डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, अटैच हैं। और ये इसी तरीके से ये आपस में मिल के एक नेटवर्क बना देती हैं जो कि सेल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होने की वजह से एंडोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म के अंदर और नेटवर्क की शक्ल में दिखाई देता है, इसलिए रेटिकुलम नेटवर्क को कहा जाता है। जब इसको देखा जाता है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क की शक्ल में हमें दिखाई देता है, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसके आगे दो टाइप्स हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके आगे दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज़ दोनों में कॉमन है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, दोनों की जो मेम्ब्रेन है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी ये जो मेम्ब्रेन है जिसको ग्रीन शो किया गया है, ये इनकी मेम्ब्रेन्स हैं। यहाँ पे भी मेम्ब्रेन दोनों का सेम है। यहाँ पे भी इसको सिस्टर्नी कहेंगे और यहाँ भी इसको सिस्टर्नी कहेंगे। और जब हम जो इसके इसके जो दो टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है? इनकी जनरल जो अपीयरेंस है उसी के बेस पे इनको नाम दिया गया है रफ और स्मूथ का। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस राइबोसोम्स की वजह से होती है। उसके अंदर बहुत सारे दानेदार जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक पॉइंट्स जहाँ जहाँ पे आपको नज़र आते हैं ये राइबोसोम्स हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी एक ख़ास पोर्शन के ऊपर जो है अटैच होते हैं और उस पोर्शन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और दूसरा जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी सरफेस स्मूथ होती है, स्मूथ वो बिल्कुल क्लियर होती है, कोई रफ सरफेस नहीं होती, कोई उसके ऊपर जो है दानेदार चीज़ें उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। इसीलिए वो सरफेस जो है बिल्कुल स्मूथ होती है, क्योंकि राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अब ये दो चीज़ें जो है इनमें डिफरेंस था
कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, और दूसरे जो है जो पोर्शन है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहा जाता है। ये सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी का फंक्शन क्या है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड मौजूद है, आपको पता है कि 90% जो है उसके अंदर साइटोप्लाज्म में वाटर मौजूद होता है, और उसके साथ जो है बाकी जो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होनी होती है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड एंजाइम्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट जो हैं केमिकल्स उसके अंदर मौजूद होती हैं। सो उन तमाम एंजाइम्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कुछ मटेरियल है उसको सेव करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सिस्टर्नी जो है अपना रोल परफॉर्म करती है। जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म में आने नहीं देता, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इंटर नहीं होने देता, और उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी प्रोटेक्शन कर लेती है। उसके अंदर जो मटेरियल है उसको ल्यूमेन कहा जाता है, और जो मेम्ब्रेन है उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब फंक्शंस की बात करते हैं तो पहला फंक्शन इसका प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस ये कैसे कर लेते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं उसको। उस पोर्शन का फंक्शन ये है कि वो प्रोटीन बनाता है। उस जो राइबोसोम्स हैं इनका काम ही प्रोटीन बनाना होता है, इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज़ कहा जाता है। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर कोई एक फैक्ट्री है जो कि स्पेशल जो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर लेती है, वो बना देती है। बिल्कुल राइबोसोम्स जो है एक फैक्ट्री की तरह है, और इसकी प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन बनाना इसका मेन फंक्शन है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स को। और ये राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है अटैच होते हैं। जो राइबोसोम्स हैं ये दो तरह के होते हैं। इसकी एक लार्ज सब यूनिट होती है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट होता है। राइबोसोम्स की जो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट हैं ये तब अटैच होते हैं जब प्रोटीन बनना होता है। जब प्रोटीन कैसे बनता है, जब न्यूक्लियस के अंदर एक ख़ास इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से जब आती है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, वो मैसेंजर आरएनए की शक्ल में वो इंफॉर्मेशन आती है। जब मैसेंजर आरएनए आता है तो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं मैग्नीशियम आयन की मदद से, मैग्नीशियम +2। ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, उनको अटैच करने के लिए ये एक जो है अपना रोल परफॉर्म करती है। मैसेंजर आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं उन्हीं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रोटीन के सब यूनिट्स हैं जिनको अमाइनो एसिड आप कहते हैं, वो अमाइनो एसिड जो है यहाँ पे बनते चले जाते हैं, और बाद में ये जो सब यूनिट्स बने हुए हैं जो कि अमाइनो एसिड कहलाते हैं, ये आपस में बॉन्ड बना देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड जिसको आप कहते हैं, जो कि प्रोटीन के अंदर मौजूद होता है। ये आपस में बॉन्ड बनाते बनाते जिसके दूसरे सब यूनिट, तीसरा सब यूनिट, चौथा सब यूनिट, वो सारे आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते बनाते एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। इस तरीके से ये एक प्रोटीन जो है ये बना देता है। ये प्रोटीन बनने के बाद ये है ना राइबोसोम्स, ये हमने बात की राइबोसोम्स जो दाने की शक्ल में नज़र आते हैं। प्रोटीन यहाँ पे बना, यहाँ पे बनने के बाद वो इस चैनल के थ्रू आगे ट्रेवल करता करता यहाँ इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा इस मेम्ब्रेन से, यहाँ से होके वो आगे ये आ गया प्रोटीन। इसी तरीके से यहाँ राइबोसोम्स के अंदर बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ये एक वेसिकल की शक्ल में वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, और इसी तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर लेता है। दूसरा फंक्शन जो है वो हार्मोन प्रोडक्शन है। जो हार्मोन्स हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोटीन तो उसी ने जो है प्रोवाइड करना है, उसी ने सिंथेसिस कर लेनी है। वो हार्मोन की शक्ल में उनके मुख्तलिफ उसके अंदर सीक्वेंसेस होते हैं अमाइनो एसिड्स की, स्पेसिफ़िक हार्मोन के लिए स्पेसिफ़िक उसकी अमाइनो एसिड की जो है सीक्वेंस होती है। वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर लेता है। हार्मोन दो तरह के ये प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन।
मेल की केस में हम इसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, जबकि एस्ट्रोजन जो है फीमेल की केस में इसको एस्ट्रोजन कहेंगे, फीमेल सेक्स हार्मोन। ये जो हार्मोन प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये गोनेट्स इनको प्रोड्यूस कर लेते हैं। गोनेट्स मेल और फीमेल की जो मेल और फीमेल की जो सेक्स ऑर्गन है उनको कलेक्टिवली गोनेट्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट फंक्शन जो है वो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कैसे कर लेता है? आपने पढ़ा है कि जो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो वहाँ पे प्रोटीन की जो कंपोजिशन है, जो वो 60 to 80% प्रोटीन से मिलके बनता है मेम्ब्रेन। जितने भी इसी तरीके से जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, तो वहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। 60 to 80% प्रोटीन ही जो है उसकी कंपोजिशन में टेक पार्ट करती है। सो वो प्रोटीन कहाँ से आता है? वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स चूँकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं, इसलिए सिंपली हम ये कह देते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कर लेता है। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन कैसे होती है? ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू। यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे हमने बात की कि यहाँ पे राइबोसोम्स के अंदर राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन जो है यहाँ से होते होते इस यहाँ से पिंच ऑफ हो जाता है, यहाँ से एक वेसिकल बन के यहाँ से निकलता है, और इसी प्रोटीन को हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल यहाँ से, अब ये जब यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे मेम्ब्रेन तो ख़त्म हो गई, अब दोबारा मेम्ब्रेन फार्मेशन भी तो होनी है। तो वो मेम्ब्रेन फार्मेशन कहाँ से होती है? ये दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना, दूसरा वेसिकल बनेगा, वेसिकल आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इस मेम्ब्रेन को जो कि ब्रेक हो गया था उसको दोबारा उसकी फार्मेशन कर लेता है। सो इसीलिए इसका जो फंक्शन है वो मेम्ब्रेन फार्मेशन भी होती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन कर लेता है। नर्व इम्पल्स के जो है उसकी ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? नर्व सेल्स के थ्रू होती है। जो न्यूरॉन्स हैं वो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन कर लेते हैं। नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन की जब बात करते हैं तो ये नर्वस सिस्टम का जो है ये मेन फंक्शन होता है। वहाँ पे न्यूरॉन्स आपने पढ़े हुए हैं, 3 तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है ये स्टिमुलस को जो पिक कर लेते हैं उसको लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आते हैं। इंटर न्यूरॉन उसको इंटर न्यूरॉन तक पहुंचाते हैं और इंटर न्यूरॉन उसको मोटर न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और मोटर न्यूरॉन जो है उससे स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। सो ये सारा नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन जो है ये इसी के थ्रू होती है। उसका वहाँ पे ये मेन रोल जो है वो अदा करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। डिटॉक्सिफिकेशन किसकी? ड्रग्स और केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। ये जितने भी जो हमारे फूड में शामिल होती हैं, जो ड्रग्स वगैरह खाए जाते हैं, उन ड्रग्स के अंदर और जो फूड एडिटिव्स हैं, आपको पता है कि फूड के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये सारे जो खुराक के अंदर, फूड के अंदर जो मौजूद होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, और ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। किडनीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, किडनी के अंदर किडनी स्टोन बना देते हैं। तो जितने भी hazards हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जो फूड एडिटिव्स हैं, जो ड्रग्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो सारे पॉइजनस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और किडनी स्टोन जैसे इस तरह के वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। सो उन तमाम केमिकल्स को, उन पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़रूरी होता है, एसेंशियल होता है। वो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कर लेता है, और ये डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशली इन द लीवर के अंदर होता है, और इसके बाद किडनी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। अब किडनी के अंदर और लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा होना है तो वहाँ पे डेफिनेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका फंक्शन भी ज़्यादा होगा, और इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद जो है वो लीवर सेल के अंदर और किडनी सेल के अंदर जो ज़्यादा होता है। और इसके बाद जो है
हार्मोन प्रोडक्शन जो गोनेड्स की जो हमने बात की, तो हार्मोन प्रोडक्शन इसका फंक्शन होता है। इसीलिए ये गोनेड सेल्स के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उनके अंदर भी इनके तादाद रिलेटिवली दूसरे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, दूसरे ऑर्गन के सेल्स हैं, उनके रिलेटिवली उनसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो ये 4-5 फंक्शंस हमने देख लिए हैं यहाँ पे। अगर 7-8 नंबर का आ जाता है आपके पेपर में, तो उसके लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस, हार्मोन प्रोडक्शन, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, और ये 4 चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स जो हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको किसी भी सूरत आपने छोड़ना नहीं है। ये तो 3 तो मस्ट हैं। इनके अलावा मज़ीद अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट सोर्सेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नेट से देख सकते हैं, अपने बुक से भी मज़ीद डिटेल आप ले सकते हैं। लेकिन ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको आपने माइंड में रखना है। सो आज हमने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।